जी सोलंकी साहब, इससे पहले मैं आपका व्यू लूं उसके ऊपर। इमरान, आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? जो गौरी साहब अभी उन्होंने बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी और तज्जिया भी दिया कि जो कुछ है वो गलत भी है, लेकिन उसको ट्रिगर भी किया गया है। और इस सियासी जो हमारी पार्टीज हैं, उन्होंने दोबारा से मौका दिया फौज को वो स्पेस रीऑक्यूपाई करने की, जो बड़ी मुश्किलों से, बड़े मेहनत के बाद, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो उसको कंटेन किया गया था। बहरहाल, ये फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और इनके हवाले से अगर आपको कोई इत्तलात है तो बता दीजिए। दरअसल इतलात तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो अपने इस मौके दे रहे थे, जो बात अपना तजिया दे रहे थे आमिर गौरी साहब, उसके आखिर में जाकर उन्होंने बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये दानिशमंदाना फैसला किया कि अगर उनके पास फवाद चौधरी गए थे, इमरान इस्माइल को साथ लेके गए थे, मौलवी महमूद को साथ लेके गए थे, और उन्हें ऑफर कर रहे थे कि आप जहांगीर तरीन के ग्रुप में आ जाएं, हमारे उस धड़े को ज्वाइन कर लें, तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब का दानिशमंदाना फैसला है मौजूदा हालात को देखते हुए। क्योंकि आप देखें कि आज जो खान साहब के खिलाफ अल कादिर का ट्रस्ट है, उसमें आज खान साहब की अपनी काबीना के 3 लोग जो है उनके खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के गए हैं। उसमें गालिबन एक अली जैदी साहब थे, और एमकेएम के 2 रहनुमा थे, फरूक नसीम साहब और खालिद मकबूल सदीकी साहब। तो खान साहब के खिलाफ वो जो केस है वो तो बड़ी तेजी के साथ नैब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड कर रहा है। क्योंकि आज खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस से 3 दिन की अबूरी जमानत भी हासिल कर गए, और फिर 3 दिन भी पूरे नहीं हुए, बल्कि 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि खान साहब जो है वो एहतसाब अदालत में चले गए। वहां पे उन्होंने जाके उसी केस से एहतसाब अदालत से जमानत भी हासिल कर ली, गालिबन 19 या 18 जून तक। तो खान साहब को जमानत तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ ये जो केस है खान साहब के खिलाफ, जिसमें प्रेमा फिशाई सब्सटेंस नजर आता है कि इसमें मवाद है खान साहब की डिस्कालिफिकेशन का, तो नैब उसको बड़ी तेजी के साथ कंक्लूड कर रहा है। और अगर ये केस एहतसाब अदालत में गया और ये केस जो है वो पॉजिटिव साबित हुआ वहां पे जाके, तो पार्टी को फिर कौन चलाएगा? पार्टी को फिर, जैसे इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं गालिबन साथियों के साथ मुलाकात करते हुए, कि मेरे बाद पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे। तो जब खान साहब ने खुद भी अपनी कंसेंट दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो शाह साहब क्यों ऐसे मरले के ऊपर, जब उनको एक सियासी जमात की सरबराही मिल रही हो और उनका कोई पैसा भी ना लग रहा हो और वो गद्दी नशीन भी हो, तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि बनी बनाई पार्टी मिले और जिसके फॉलोअर्स भी लाखों में हो, तो शाह साहब को कौन सा सौदा कबूल होगा? खान साहब को कौन सी ऑफर कबूल होगी? खान साहब किस चीज को, अपना शाह साहब जो किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? ये फिर रजा साहब आप बेहतर फैसला कर सकते जी 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 जी, ठीक है। जी सोलंकी साहब, मेरा भी आपसे वही सवाल है जो मैंने गौरी साहब से पूछा कि ये धड़े और ग्रुप्स तो टूट टूट के बिखर रही है पीटीआई, लेकिन क्या ये मुनासिब चीज है, कंसिडरिंग के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो वो नई सूरत हाल या जहतें इख्तियार कर लेती है, लेकिन अभी जो किया जा रहा है वो आप जरा बताइए, आपका क्या इस पे राय है? देखें, अगर कोई सियासी जमात होती और उस पर दबाव होता तो फिर वो एक जो सियासी कारकुन और लीडर्स हैं वो सियासतदानों के तौर पर एक्ट करते। तो पीटीआई के साथ जो हुआ है उसमें मुझे अ, अ, कोई सियासी अमल तो नजर आ नहीं रहा। मतलब मुझे अली जैदी को ले लें, फवाद चौधरी को ले लें, जी वो दूसरे जो न्याजी साहब हैं सैफुल्ला न्याजी को ले लें, जितने भी लोग हैं वो उन्होंने कोई सियासी अमल किया है? मतलब दबाव जो है वो इजाद तो नहीं हुआ 2023 में सियासतदानों पे और सियासी कारकुनों पे। तो उसके बावजूद किस तरीके से लोगों ने एक्ट किया है, आप जरूर कहेंगे कि जी उसके नतीजे में जो तब्दीली आई है वो कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इस बात पे कहना कि इसको मिलाना पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। बाकी मैं ये कहूंगा कि फवाद चौधरी और उनका जो मिशन था वो किस एक तरह से बिल्कुल नाकामी हुआ है, क्योंकि कम से कम फवाद चौधरी जैसे लोगों के लिए तो किसी जमात में अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने आज भी आकर नवाज शरीफ और असद जरदारी पे तबर्रे भेजे, लेकिन असल निशाना उनका इमरान खान था कि हम सब मिलके इमरान खान को बाहर करें। तो जो उनकी जो जबान है मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के लिए,
तो मुझे नहीं पता कि कौन सी जमात उनको लेने के लिए तैयार होगी, लेकिन शाह महमूद ने अलबत्ता अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि ये जो माले गनीमत जब तकसीम होगा सियासी कारकुनों का, तो वो चाहेंगे कि इसमें बड़ा हिस्सा उनको मिल जाए, क्योंकि जो मालिक थे पार्टी के, उनका इंतकाल पुरमलाल हो गया है। जी, अच्छा जी, बहुत मेरे ख्याल से हमारे मौज़ूआत कवर हो गए। गौरी साहब, आप कोई कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहते हैं तो फिर हम शो को कंक्लूड करते हैं। आज के हवाले से ज़रदारी साहब का जो मिशन है पीपीपी को मजबूत करने का और सारे जो नोटिस जमा करने का दोबारा से। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी अगले आने वाले दिनों के अंदर। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उनका ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ के साथ क्या बनेगा या नवाज शरीफ के फ्यूचर के साथ क्या बनेगा। इस वजह से कि इसमें कुंजी जो है वो छुपी हुई है पंजाब की पॉलिटिक्स की। लेकिन जो हमने देखा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो मीटिंग हुई है और फौरी तौर पर उसमें बहुत सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं सिर्फ आपके लिए एक सिनारियो जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर कल को फर्ज किया जो सदर्न पंजाब है, और मैं सदर्न को थोड़ा सा और सेंट्रल की तरफ खींच लूंगा, अगर उकाड़ा से लेके आगे यानी एक तरफ बहावलपुर और डेरा गाजी खान तक और नीचे से जो है वो भक्खर और लिया से होते हुए मियां वाली तक, इनकी जो सीटें हैं, इनके अंदर अगर फर्ज किया वो लेट से 25 से 30 सीटें जीतने का इरादा रखते हो और उसके लिए कोशिश करें और उसमें से लेट से 20 सीटें ही जीत जाएं, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि देखें मुझे इस तरह लगता है कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है यानी नवाज शरीफ और उसके बाद उनके भाई जो हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि पंजाब को रिटेन किया जाए अपनी पार्टी के लिए। मुझे उनके अंदर जो है वहां कमजोरियां नजर आ रही हैं। लेकिन अगर फर्ज किया जरदारी साहब जो हैं, उन्हें ये पता है कि हमेशा से जो सदर्न पंजाब है वो नवाज शरीफ के साथ कभी नहीं बैठा था, वो पावर के साथ बैठता है। जो लोग पावर के अंदर होते हैं ये सारे उसके साथ जाके मिलते हैं। ये सारा जो एग्रेरियन बेल्ट है या नॉन आप ये समझिए कि अर्बन बेल्ट जो है, नवाज शरीफ का जो पावर सेंटर है वो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, सियालकोट, ये जगह हैं। तो अगर फर्ज किया जरदारी साहब जो हैं वो सिंध को, जो उनकी बड़ी मतलब स्ट्रांग चीज है, उसको रोकते हुए बलूचिस्तान के अंदर 3-4-5 सीटें निकाल लेते हैं और केपी के अंदर 3-4-5 सीटें निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर पंजाब के अंदर वो इनको ऑफर करते हैं पॉलिटिकल अलायंस कि देखें अगर आप लोग जो हैं, जिस तरह मैंने कहा कि फैबुलस अमाउंट ऑफ मनी एंड आल्सो लाइकिंग, वी लाइक इट और नॉट, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अलीम खान का इन्फ्लुएंस जो है वो इस अदारे के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो है रोल अदा करता है वहां पे है पॉजिटिव। ही इज सीइंग हिमसेल्फ एंड पुशिंग हिमसेल्फ एज टुमारोज लीडर एट व्हाटएवर लेवल, ठीक है ना। तो अगर वो ये कहेंगे जनाब अगर फर्ज किया आप 20-25 सीटें जीत जाते हैं तो हम आपको चीफ मिनिस्ट्री ऑफर करेंगे अपनी तरफ से मिलके, ठीक है ना, तो ये लोग चैलेंज बन जाएंगे नवाज शरीफ और पीएमएलएन के लिए, क्योंकि पीएमएलएन का मुझे इस वक्त कोई एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन नजर नहीं आता बलूचिस्तान में या सिंध में या केपी के अंदर, ठीक है ना। तो जरदारी साहब जो है उनको ये पता है, जो सिर्फ डाउन साइड है रजा, लास्ट वर्ड मेरा वो ये है कि उनका जो कैंडिडेट है ही इज टू यंग, ठीक है। अगर फर्ज किया मिड 30s के अंदर या आप समझे मतलब 36-37 साल की उम्र में हम प्रिज्यूम करते हैं कि बिलावल जो है ही विल बी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, तो फिर क्या जरदारी साहब ये चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं, उनमें अपने बच्चे को एक्सपोज किया जाए फॉर अ लॉन्ग टर्म इनिंग्स के लिए, जबकि दूसरी पार्टी के पास कैंडिडेट्स भी हैं और उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। तो उस सूरत में लेकिन जरदारी साहब का हमें पता है कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। अगर फर्ज किया वो सदर्न पंजाब के अंदर ये सारी जो कोशिश हुई है जहांगीर तरीन, अलीम खान एंड कंपनी, इनके अंदर थोड़ा सा डेंट डाल देते हैं, और आपको याद है कि उन्होंने 5 सीटें जीती थी, ठीक है ना, सदर्न पंजाब के अंदर उनकी 5 सीटें हैं, तो अगर उनको रिटेन करते हैं और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो जो इनको उनका इन्फ्लुएंस है, इट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर इन द नेक्स्ट इलेक्टोरल जो भी सीन बनेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू गौरी साहब, सोलंकी साहब, इमरान और नाजरीन।